अब आइए हम बात करते हैं हित समूह किसे कहते हैं। हित मीन्स कल्याण, जो किसी समूह का कल्याण करे उसे हित समूह। तो हित समूह जनता के कल्याण को देखते हुए हित समूहों को दो भागों में बांटते हैं। एक जन सामान्य हित समूह और एक वर्ग विशेष हित समूह। जैसे भी हमने उदाहरण दिया था, दबाव समूह क्या है? अपने वर्ग के कल्याण के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो अगर कोई ऐसा वर्ग जो अपने हितों की बात करता है, ऐसा समूह जो किसी खास वर्ग, किसी वर्ग विशेष के लिए, जैसे मान लो मजदूर संघ, मजदूरों के कल्याण के लिए, शिक्षक संघ, विद्यार्थी संघ, महिला संघ, ठीक है। कई बार आप सुनते हैं पेंशनर समाज, पेंशनर संघ। तो इस प्रकार के जो संघ हैं जो अपने समूह के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको वर्ग विशेष हित समूह कहते हैं। ओके, जो अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए अपने समूह के लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको वर्ग विशेष हित समूह। और ऐसे समूह जो जन सामान्य के हितों के लिए बात करते हैं, उनको जन सामान्य हित समूह कहते हैं। उसका उदाहरण देखेंगे आप। जन सामान्य, ऐसे प्रश्न जो सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, जन सामान्य हित समूह। मानवाधिकार, मानवाधिकार संघ है, बंधुआ मजदूरी संघ है, बंधुआ मजदूर संघ, जो ऐसे इंडेंचर्ड लेबर हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, उनकी मुक्त के लिए, कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। बाल मजदूर संघ, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए जो काम करते हैं, मनुष्यों के अधिकार दिलाए जाएं, इसके लिए मानवाधिकार, बाल मजदूर संघ। आपकी पुस्तक में दो देशों का उदाहरण दिया गया है, नेपाल और बोल्विया का। नेपाल का जो आंदोलन था, वो नेपाल में फिर से लोकतंत्र की स्थापना से जुड़ा हुआ था, वो आंदोलन का उदाहरण है। बोल्विया में जो कोचबम्बा शहर है, उस कोचबम्बा शहर की जलापूर्ति का जो वर्णन आपकी पुस्तक में है, उसमें उस शहर के सभी लोगों के पीने के पानी के प्रश्न को लेकर के आंदोलन हुआ। वो संगठन था फेडकोर, बोल्विया का फेडकोर जो संगठन था, बोल्विया का जल आंदोलन, ये किसी एक वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ नहीं था, सभी लोगों के हितों के लिए था। तो बोल्विया का जन आंदोलन एक जन सामान्य हित के लिए किया गया आंदोलन था। तो ऐसे जन सामान्य हित समूह हैं जिन्होंने सभी लोगों के हितों की बात उठाई। एक और आपके पुस्तक में उदाहरण है बामसेफ। ये संगठन कार्यालयों में व्याप्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक न्याय
व समानता इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया संगठन था। तो बामसेफ का फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉई फेडरेशन। बामसेफ का पूरा फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉई फेडरेशन। जो कार्यालयों में दलित वर्ग के लोग थे, उनके साथ जो जातीय भेदभाव होता था, सामाजिक न्याय उनको नहीं मिलता था, तो उनको सामाजिक न्याय दिलाने, जातीय भेदभाव को दूर करने, समाज में समानता की स्थापना करने के लिए जो इस प्रकार का एक हित समूह था कि वो जातीय भेदभाव को तो दूर कर रहा था, लेकिन समाज में समानता भी स्थापित कर रहा था। इसका उद्देश्य किसी वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं था, जनसामान्य का उद्देश्य था। इसलिए यह जनसामान्य हित समूह में था। तो चाहे वो बामसेफ हो, फेडकोर हो, बाल मजदूर संघ है, बंधुआ मजदूर संघ है, मानवाधिकार संघ है, ये जनसामान्य हित समूह के अच्छे उदाहरण। ओके, अब आइए हम बात करते हैं कि जो दबाव समूह है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। आंदोलन है, दबाव समूह है, वो राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ओके, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दबाव समूह व राजनीतिक दल, दबाव समूह व राजनीति प्रभावित करने के तरीके। दबाव समूह व आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके लिए सबसे पहली बात, वो जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। जनता का समर्थन प्राप्त करना। आज आप देखते हैं कि बहुत से दबाव समूह अब या आंदोलन, अभी हम किसान आंदोलन का उदाहरण ले रहे थे, किसान आंदोलन के लोग दिल्ली बॉर्डर पर आकर के बैठ गए हैं, वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे आंदोलन या दबाव समूह जनता को प्रभावित करने के लिए, जनमत के निर्माण के लिए अपनी मांगे रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सूचना के अधिकार के द्वारा, सभाओं के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? बैठकें करते हैं, सभाएं करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सूचना के अधिकार का उपयोग करते हैं और मीडिया, जो संवाद के माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, इनके पत्रकारों को बुला करके उनको इंटरव्यू देते हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि उसकी बातें लोगों तक पहुंचें और लोग उनसे जुड़ें। तो मीडिया को प्रभावित करते हैं। तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये लोग ये सारे कार्य करते हैं। फिर दबाव समूह और आंदोलन सरकार को प्रभावित करने के दूसरा प्रयास क्या करती है? हड़ताल। हड़तालों का आयोजन, बंद का आयोजन, कभी भारत बंद का आयोजन करते हैं, कभी दिल्ली बंद का आयोजन करते हैं, रेलवे की हड़ताल हो जाती हैं, तो इस प्रकार कर्मचारी यूनियन हड़ताल कर देती है। तो हड़तालों का आयोजन करते हैं, बंद का आयोजन करते हैं और जो दबाव समूह और ऐसे आंदोलन वाले हैं, ये सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं। सरकारी कामकाज में बाधा भी डालते हैं।
जिससे कि सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए बाध्य हो जाए। सरकार पर दबाव बनाने का उद्देश्य है, तो दबाव बनाने के लिए ये इन टूल्स का प्रयोग करते हैं। हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, मीडिया के कर्मियों का उपयोग करना और सरकारी कामकाज में बाधा डालना, ये इनके कुछ ऐसे तरीके हैं। नेक्स्ट, तीसरा तरीका क्या है? बहुत सी ऐसी सरकारी समितियां होती हैं, सरकारी समितियों में भाग लेना। जो दबाव समूह होते हैं, सरकार की बहुत सी ऐसी कल्याणकारी समितियां होती हैं जिसमें कि सरकारी सदस्य के तौर पर इनको रखा जाता है। दबाव समूह के लोग भी इसमें एज ए मेंबर रहते हैं। तो जब दबाव समूह के लोग ऐसी सरकारी समितियों में सदस्य के रूप में काम करते हैं तो वो अपने हित विशेष के लिए वहाँ प्रयास करते हैं कि उनके हित का कल्याण हो। मान लो कोई मजदूर संघ के सदस्य श्रम मंत्रालय की किसी समिति में है, शिक्षक संघ के सदस्य किसी ऐसी समिति में हैं, वकील संघ के, डॉक्टर संघ के, इस प्रकार के जो अलग अलग संघ हैं, इन संघों के जो सदस्य सरकारी समितियों में भाग लेते हैं तो उस समिति में लिए जाने वाले निर्णयों में वो अपने हितों का ध्यान रखते हैं, वहाँ राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एज ए मेंबर वो उस समिति में अपने हितों के लिए कानून बनवाने का प्रयास करते हैं। चौथा, ऐसे दबाव समूह सरकार में ऐसे लॉबिस्ट पैदा करते हैं। लॉबिस्ट का निर्माण करना, जो ये दबाव समूह हैं, इनकी कोशिश होती है कि सरकार के जो उच्च स्तर के फैसले होते हैं उन फैसलों को किसी तरह से प्रभावित किया जाए और अपने वर्ग विशेष के लिए कुछ लाभ अर्जित किया जाए। इसके लिए ये ऐसे लॉबिस्ट तैयार करते हैं, ऐसे विज्ञापन देते हैं जिससे कि सरकार इनके वर्ग विशेष के लिए कुछ करने के लिए सोचे। तो लॉबिस्टों की मदद लेते हैं, मीडिया में ऐसे विज्ञापनों को दे करके, महंगे विज्ञापनों को दे करके अपने हित को पोषित करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख तरीके हैं जिससे कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब आपको मैंने आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह या आंदोलन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, इतने बिंदु बतला दिए। दो उदाहरण आपकी पुस्तक में जो हैं दो देशों के, उनको थोड़ा देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल का जो लोकतंत्र का आंदोलन था उसे दूसरा आंदोलन क्यों कहते हैं, या नेपाल में जो लोकतंत्र का विकास हुआ उसको तीसरी लहर क्यों कहते हैं, क्या था वो मुख्य प्रकरण, या बोल्बिया का जल आंदोलन क्या था। अब आइए हम बात करते हैं कि नेपाल का जो आंदोलन था वो क्या था। नेपाल का आंदोलन ये लोकतंत्र की तीसरी लहर या इसको दूसरा आंदोलन क्यों कहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। नेपाल को आप जानते हैं भारत के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश है, हिंदू राष्ट्र है, और नेपाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेपाल में राजा होते थे। तो दुनिया के दूसरे देशों में जब लोकतंत्र की सरकारें स्थापित होना चालू हो गई तो उसका प्रभाव नेपाल पर भी पड़ा। और 1990 में
नेपाल के शासक थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। इनके समय में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और संसद का निर्माण हो गया, चुनाव हुए, संसद का निर्माण हो गया। लेकिन राजा शासन का प्रधान होता था। ओके, 2005 में शाही परिवार में, जो शाही परिवार था वीरेंद्र विक्रम शाह का, उस शाही परिवार में एक रहस्यमयी हत्याकांड हो गए और उस रहस्यमयी हत्याकांड में बहुत से शाही परिवार के सदस्य मारे गए। राजा बन गए ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी शाह ये शासक बने और इन्होंने संसद को समाप्त कर दिया, अधिकार अपने हाथ में ले लिए। तो नेपाल में जो संसदीय व्यवस्था थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल के जो लोग थे वो लोकतंत्र की सरकार चाहते थे। 2006 में लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चालू हो गए। लोग चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना हो और इसके लिए जो वहाँ वकील, शिक्षक, डॉक्टर, मतलब बुद्धिजीवी लोकतंत्र के समर्थन में थे। साथ साथ जो माओवादी लोग थे, माओवादी कौन है? नेपाल की सीमाएं चीन से मिलती हैं, चीन भी इसका पड़ोसी देश है। चीन में माओ से तुंग के जो समर्थक साम्यवादी पार्टी के लोग हैं, उस विचारधारा का प्रभाव नेपाल पे भी था। तो नेपाल में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीन के माओ से तुंग की विचारधारा के समर्थक हैं, उनको माओवादी कहते हैं। तो माओवादी प्लस जो लोकतंत्र के समर्थक थे वो लोग, इस तरह की 7 पार्टियां एक साथ आ गई। उसको कहते हैं SPA, 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस, इन लोगों ने मिलकर के नेपाल में आंदोलन, नेपाल में प्रदर्शन करना चालू कर दिया। राजा ज्ञानेंद्र और उनके सैनिकों ने इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन उग्र से उग्रतर होता चला गया और अंत में 2006 में ज्ञानेंद्र को, जो शासक थे वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र, उनको लोकतंत्र समर्थकों की मांग माननी पड़ी और जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, सेवन पार्टी अलायंस की जो सरकार थी उसके ये प्रधान बने। 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना नेता चुना और इस तरह 2006 में लोकतंत्र की नेपाल में फिर से स्थापना हो गई। इसको कहते हैं नेपाल में लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन। तो नेपाल के जो लोकतंत्र समर्थक लोग थे, उन्होंने नेपाल में फिर से लोकतंत्र की बहाली के लिए जो आंदोलन किया, उसको लोकतंत्र की तीसरी लहर या दूसरा आंदोलन के नाम से इसे जानते हैं। ओके, बोलिविया की क्या समस्या थी? बोलिविया लैटिन अमेरिकी देश है। दक्षिणी अमेरिका में ये लैटिन अमेरिकी देश है। यहाँ का शहर है कोचबम्बा। कोचबम्बा शहर में जो जल की आपूर्ति थी
वो नगर पालिका के द्वारा की जाती थी। कोचबंबा शहर में, जैसे आप लोगों के, आप देखिए शहरों में जो पीने का पानी आता है उसकी सप्लाई कौन करता है? नगर पालिका, नगर निगम करती है। तो कोचबंबा शहर में भी जलापूर्ति नगर पालिका के द्वारा होती थी। लेकिन हुआ क्या, विश्व बैंक के प्रभाव में जो विश्व बैंक था उसने दबाव डाला और जो वाटर सप्लाई का अधिकार था इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी को देना पड़ा। मल्टीनेशनल कंपनी को यह अधिकार दिया गया, मतलब नगर पालिका के हाथों से इसको छीन लिया गया और ये मल्टीनेशनल कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को वाटर सप्लाई का अधिकार दे दिया गया। जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो तो अपने लाभ के लिए काम करेगी। मल्टीनेशनल कंपनी ने कोचबंबा शहर में जो वाटर सप्लाई थी उसके वाटर चार्जेस जो है वो 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ा दिया। जो पानी का बिल आ रहा था लोगों का वो 4 गुना बढ़ गया। कोचबंबा शहर में सामान्य निवासी निवास करते थे, ज़्यादा आय वर्ग के लोग नहीं थे। लैटिन अमेरिकी देश है, वैसे भी बहुत विकसित नहीं है। तो वहाँ के कोचबंबा शहर के आम आदमी की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग 5,000 रुपये पर मंथ थी और वाटर टैक्स लगभग 1,000 रुपये प्रति परिवार। जलापूर्ति की जो दर थी वो लगभग 1,000 हो गई। अच्छा, हुआ कभी? 2000 में, 2000 एडी या 2000 सी जिसको कह सकते हो आज, 2000 ईस्वी में ये हुआ। आज से 20 साल पहले की घटना है। तो वाटर टैक्स बढ़ करके 1,000 पर मंथ के हिसाब से हो गया। जब ऐसा हुआ तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, सब लोग एक हो गए और उन्होंने एक संगठन बना करके फेडकोर, जिसमें वहाँ के पर्यावरणविद, इंजीनियर्स, सोशलिस्ट पार्टी के समर्थक, विद्यार्थी, सामान्य जन, ये सभी लोग शामिल थे। फेडकोर एक ऐसा संगठन था जिसमें सभी लोग शामिल थे। वो वहाँ के लोगों के लिए जलापूर्ति, सिंचाई की व्यवस्था, इस सब से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के इन पर्यावरणविद और इंजीनियर, सोशलिस्ट पार्टी के समर्थकों सबने आंदोलन किया। ओके, आंदोलन चालू हो गया। जनवरी 2000 में लोगों ने आंदोलन किया, सरकार से वार्ता हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। फरवरी में फिर, फरवरी 2000 में फिर से लोगों ने हड़ताल प्रदर्शन करना चालू कर दिया। जो पानी की दरें बढ़ाई गई थी, पानी की दरों को वापस लेने के लोगों ने हड़तालें की। सरकार ने इस बार पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर कर दिया। अप्रैल 2000 में फिर से हड़ताल चालू हो गई। इस बार कोचबंबा शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, सैनिक शासन। फरवरी में पुलिस द्वारा दमन और अप्रैल 2000 में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लेकिन लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और अंत में जो कोचबंबा शहर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मल्टीनेशनल कंपनी के साथ किया गया करार रद्द करना पड़ा और नगर पालिका को फिर से जलापूर्ति का अधिकार देना पड़ा। तो ये एक बड़ी सफलता थी। लोगों के द्वारा जो
जन सामान्य के हित के लिए काम कर रहे थे, ऐसे लोगों द्वारा किए गए आंदोलन का ये परिणाम था कि कोचबंबा शहर में जलापूर्ति फिर से नगर पालिका के हाथों आई और लोगों की जो परेशानी थी उससे उनको मुक्ति मिली। तो ये दो बड़े उदाहरण हैं, एक नेपाल वाला कि आंदोलन के द्वारा फिर से वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, और इसी तरह जन सामान्य के आंदोलन द्वारा कोचबंबा शहर में फिर से जलापूर्ति बहाल हुई। तो ये ऐसे उदाहरण हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स।